हेलो। हम लोग आज से फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। बीच में एक ठीक ठाक गैप हो गया, लेकिन आई होप कि अब ये यात्रा कंटिन्यू करनी चाहिए। देयर वाज सर्टेन रीज़न जिसकी वजह से बीच में मैं वीडियो अपलोड नहीं करवा पाया, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। आज जो चर्चा हम लोग करेंगे वो चर्चा वहीं से होगी जहाँ पे हम लोग रुके थे। सेल पे हम लोगों ने अपनी बात पूरी कर ली थी और सेल के बाद उसमें जो यूनिट नंबर 3 में एक चैप्टर और है, जो चैप्टर आपका होने जा रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इस चैप्टर पे हम लोग अपना विमर्श प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि सेल साइकिल किसे कहते हैं, तो देखो साइक्लिक इवेंट्स जो भी होते हैं उसमें एक पार्टिकुलर घटनाक्रम जो होगा, वही घटनाक्रम द पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होंगे दे विल बी रिप्लिकेट, द पार्टिकुलर सीक्वेंस वुड बी रिपीटेड। वो पार्टिकुलर जो सीक्वेंस होगा घटनाक्रम का उसको रिपीट किया जाएगा और इसमें कोई प्रारंभ और अंत जैसी चीज़ नहीं होने जा रही। अब रही बात कि सेल साइकिल आप किसे कहिएगा, तो सेल साइकिल की बात जब कभी भी करेंगे तो इसका मतलब ये निकलने जा रहा है कि सेल साइकिल एक ऐसा घटनाक्रम है, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ फिनोमेना उसे हम लोग कहते हैं, जिसमें सेल जो होगा अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, साथ ही साथ वो जो अन्य कॉन्स्टिट्यूएंट उसके होंगे उनकी सिंथेसिस करेगा और फिर उनको बांट देगा दो डॉटर सेल्स में। तो अगर जीनोम को डुप्लीकेट किया जाए, अन्य कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाया जाए और फिर दो कोशिकाओं में अगर उनको डिवाइड कर दिया जाए, तो ये जिस घटनाक्रम की वजह से होगा उसी घटनाक्रम को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, उसी घटनाक्रम को हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये सेल साइकिल होने जा रहा है। अब इस सेल साइकिल में जो घटनाएं होंगी उनको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक कैटेगरी को हम लोग नाम देंगे इंटरफेज, दूसरे को एम फेज कहेंगे। हालांकि हार्वर्ड एंड पेल्क ने इंटरफेज और एम फेज कहने की बजाय ये कहा कि सेल साइकिल जो होगा उसमें गैप 1 एस यानी सिंथेटिक फेज, गैप 2 और एम फेज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेज के स्थान पे उन्होंने G1 S और G2 फेज को सामने रखा। इसके बाद आप जिस चर्चा को विस्तार देंगे वो बेसिकली इंटरफेज ही होगा। देखो इंटरफेज को पहले कहा जाता था कि ये रेस्टिंग स्टेज, पहले कहा जाता था कि इंटरफेज इज रेस्टिंग स्टेज, लेकिन आज की तारीख में ये बात नहीं कही जाती है। अगर पहले कहा जाता था कि इंटरफेज एक रेस्टिंग स्टेज है तो ये बात क्यों कही जाती थी, उसके पीछे रीज़न ये था कि इस इंटरफेस में कोई माइक्रोस्कोपिकली विजिबल या परसेप्टेबल चेंजेस नहीं थे, वहाँ कोई माइक्रोस्कोपिकली परसेप्टेबल घटनाक्रम नहीं दिखता था, कोई इस तरह की बात नहीं होती थी जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकें। इसलिए लोग मानते थे कि इंटरफेस जो है वो एक रेस्टिंग फेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ए लॉट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, बहुत सारी घटनाक्रम वहाँ पे होती है और वो तमाम घटनाएं जो होंगी वो बेसिकली एम फेज के लिए आवश्यक होने जा रही हैं। ये जो तमाम घटनाएं हैं ये घटनाएं एम फेज के लिए आवश्यक होने जा रही हैं। जो भी घटनाक्रम होगा वो घटनाक्रम एम फेज की तैयारी का फेज होने जा रहा है। और रही बात कि इसमें दिखने वाली क्रियाएं जो नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है इसका महत्व नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब तक तैयारियां नहीं होंगी तब तक एम फेज में जो घटनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं वो घटनाएं नहीं होने जा रही। मैं इसके लिए हमेशा एक एनालॉग लेता हूं कि अगर हम लोगों के यहाँ जो नॉर्मल तरीके से जो निगोशिएशंस के बाद जो शादियां होती हैं उनमें एक लंबा निगोशिएशन का क्रम चलता है और उसके बाद फिर एक पार्टिकुलर डे को मैरिज को संपन्न किया जाता है। तो मैरिज का संपन्न होना कुछ घंटों की बात है, लेकिन उस दिन जो बैंड बाजा, डेकोरेशन और भोज वगैरह जो होता है ये एक मतलब काफ़ी दिखने वाली क्रिया है। तो दुनिया को लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण काम तो यही है। मतलब इस पूरे मैरिज वाले जो सेरेमनी है उसमें जो 3, 4, 6 घंटा 8 घंटा जो काम होता है वही लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन इस पूरी चीज़ को मटेरियलाइज करने के लिए जो महीनों तैयारियां चली हैं वो तैयारियां अगर नहीं होती तो ये फिर जो चीज़ें दिख रही हैं, जो सेरेमनी संपन्न की गई वो सेरेमनी नहीं होने जा रही थी। तो जो नहीं दिखा, जो तैयारी का फेज था, दैट वाज नॉट विजिबल, दैट वाज नॉट एपरेंट,
लेकिन उसके बिना वो पार्टिकुलर जो सेरेमनी था वो नहीं होने जा रहा था। ठीक उसी तरह एम फेज में जो कुछ भी होगा उसके संपन्न होने के लिए ज़रूरी होगा कि बहुत सारी घटनाएं संपन्न हों, लेकिन वो घटनाएं दिखने वाली घटनाएं नहीं है। वो घटनाएं दिखने वाली घटनाएं नहीं है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो तैयारी होगी तभी एम फेज में तमाम चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, अन्यथा एम फेज में कोई घटना नहीं होने जा रही है। दूसरी जो बात आप लेकर के देखिएगा वो यही होगा जो मैंने कहा कि तैयारी के लिए इंटेंस सेलुलर एक्टिविटी जो होगा वो आपको दिखाई पड़ेगा, और कोई भी सेल अधिकांश समय अपना इंटरफेज में गुजारेगा। अगर मेमेलियन सेल की बात हम करें और 24 घंटे की लाइफ साइकिल उसकी अगर मानी जाए तो आप देखिएगा कि फॉर 23 आवर्स द सेल इज गोइंग टू स्पेंड इट्स लाइफ इन इंटरफेज। सिर्फ 1 घंटे के लिए वो एम फेज में माना जाएगा। 24 आवर्स में 23 घंटे वो इंटरफेज में होगा और सिर्फ 1 घंटा वो होने जा रहा है किस में, एम फेज में। अब रही बात कि इस इंटरफेज को डिवाइड किया गया गैप 1 एस और G2 में। अब इन्हीं को थोड़ा थोड़ा विस्तार हम लोग देंगे। सबसे पहली बात गैप 1 फेज। तो देखो गैप 1 किसे आप कहने जा रहे हैं, तो ये जो पूरा सीक्वेंस जो है उस पर सीक्वेंस को बता दूं, उसके बाद फिर इनकी डिटेल हम लोग करेंगे। ये जो पूरा हिस्सा आप लेकर के देख रहे हैं, यहाँ जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, ये जो पार्ट आपको दिखेगा ये बेसिकली इसको गैप 1 होना चाहिए। तो ये जो गैप 1 होगा, ये जो गैप 1 होने जा रहा है, इस गैप 1 में आप गैप 1 से लेकर के यहाँ तक का ये जो घटनाक्रम है, जैसे ये गैप 1 हो गया, ये एस फेज हो गया और ये हो गया G2 फेज, तो ये पूरी चीज़ जो होगी वो इंटरफेज होने जा रही है। और मैंने कहा कि अगर मेमेलियन सेल की बात करें तो 23 घंटे तक मेमेलियन सेल अपना मतलब 24 आवर अगर लाइफ साइकिल मानी जाए, 24 आवर उसका जीवन काल अगर माना जाए तो 23 घंटों तक वो इसी में रहने जा रहा है। 1 घंटे सिर्फ वो एम फेज में रहेगा। तो ये आप लेकर के देख रहे हैं, और उसमें 23 आवर्स में 10 आवर्स वो जीवन में रहेगा। इस फेज में तकरीबन 9 आवर्स रहेगा, तो 19 आवर्स हो गया। 4 आवर्स वो रहने जा रहा है गैप 2 में, और तब बचा कितना, 1 आवर। 23 आवर्स यहाँ तक हो गया। 1 घंटे वो एम फेज में होगा। एम फेज में आप लेकर के देखिएगा कि जो प्रो फेज होगा ये सबसे बड़ा फेज होगा, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये जो एनाफेज होगा, एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज इन, एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। एनाफेज जो होगा, ये एनाफेज जो होगा वो शॉर्टेस्ट फेज होने जा रहा है इन एम फेज। ये एम फेज में सबसे छोटा फेज होगा। अब रही बात कि ये गैप 1 में क्या होने जा रहा है, तो गैप 1 को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो गैप 1 के बारे में आप कहिएगा कि एम फेज के एंड, एम फेज के एंड और एस फेज के बिगनिंग। एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है, तो एम फेज का अंत और एस फेज का प्रारंभ, इसके बीच में जो घटनाक्रम होगा उसको आप गैप 1 में रखिएगा। एम फेज के अंत और डीएनए के रिप्लिकेशन की बिगनिंग के बीच में जो घटनाएं होंगी उनको आप गैप 1 बोलेंगे, उनको कहेंगे कि ये क्या है, तो गैप 1 होने जा रहा है। इसमें आप पाइएगा कि ये सबसे वेरिएबल पीरियड है सेल साइकिल का। G2 और S में इस तरह का कोई वेरिएशन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। पीरियड मतलब टाइम स्पैन के मामले में वो कॉन्स्टेंसी दिखाएंगे। और इस जीवन में होने क्या जा रहा है, तो जीवन जो होंगे उस जीवन के अंदर आप देखिएगा कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, लेकिन जो तमाम तरह के प्रोटीन वो बनाएगा उसमें हिस्टोन नहीं होने जा रहा है। उसमें आप देखिएगा कि हिस्टोन जो होगा वो नहीं होने जा रहा है। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे वो ये होगा कि सेल इसमें ग्रो करेगा। सेल जो होगा उसकी ग्रोथ होगी, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर के जो तमाम ऑर्गेनेल्स हैं दैट वुड बी डुप्लीकेटेड, तमाम जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको डुप्लीकेट किया जाएगा सेल साइकिल के, ये सेल साइकिल के जीवन में। और नेचुरली फिर ऐसी स्थिति में उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम जो होगा वो डबल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो सारा प्रिपरेशन, इसके साथ साथ वो सारा प्रिपरेशन जो सिंथेटिक फेज के लिए आवश्यक होगा वो सारा परिवर्तन यहाँ पे आपको दिखने जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये
जीवन जो होगा वो जीवन आपको जो सेल्स हैं तमाम तरह के, उन सेल्स में एक महत्वपूर्ण बात आपको दिखाई पड़ेगी कि जो तमाम कोशिकाएं हैं वो तमाम कोशिकाएं डिवाइड नहीं करती हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ सेल्स विच नेवर डिवाइड, देयर आर ए नंबर ऑफ सेल्स विच डिवाइड वेरी रेयरली, और उसके अलावा जो सेल्स होंगे नेचुरली दे विल अंडरगो डिवीजन रैपिडली। तो हम लोग ये देखते हैं कि वैसे सेल्स जो डिवाइड नहीं करते हैं, वैसे सेल्स जो डिवाइड नहीं करते हैं, दे एग्जिट जीवन, वो जीवन से निकल जाएंगे, एंड दे विल इंटर ए क्विजेंट स्टेज, जिसको G0 आप बोलते हैं। दे विल इंटर ए क्विजेंट स्टेज, और उस क्विजेंट स्टेज में सेल वुड बी अलाइव, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, लेकिन उनमें कोई डिवीजन बस नहीं होने जा रहा है। वो जो सेल्स होंगे दे विल बी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, बट दे विल नॉट बी डिवाइडिंग, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेंगे, उनमें किसी भी तरह का कोई डिवीजन आपको दिखाई नहीं पड़ने जा रही तब तक जब तक कि डिवीजन की आवश्यकता नहीं खड़ी हो। तो गैप 1 में यही बात आप दिमाग में रखेंगे। पहले तो ये दिमाग में रखिए कि ये कब से, मतलब ये जो गैप 1 है किसके बीच का गैप 1 है। तो एम फेज के अंत और डीएनए रिप्लिकेशन के बीच का जो फेज होगा गैप 1 होगा, और इस फेज में तमाम तरह के प्रोटीन बनेंगे एक्सेप्ट हिस्टोन। उसके साथ मैंने कहा कि सेल ग्रो करेंगे, उनके ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होगा, नेचुरली वॉल्यूम उसकी बड़ी डबल हो जाएगी, और उसके साथ साथ मैंने ये कहा कि इस फेज के लिए जो तमाम तैयारियां होंगी वो सारी तैयारियां यहाँ पे पूरी की जाएंगी। उसके साथ एक मुद्दा और हम लोगों ने रखा, और वो कि जो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं दे एग्जिट जीवन, और जीवन से निकलने के बाद दे विल इंटर ए स्टेज ऑफ क्विजेंस, जिसे हम लोग G0 कहेंगे। और उस G0 वाले फेज में सेल वुड रिमेन एक मेटाबॉलिकली एक्टिव, सिर्फ ये होगा कि वो डिवाइड नहीं करेंगे तब तक जब तक कि डिवीजन की आवश्यकता नहीं खड़ी हो जाए। अब इसके बाद बात आती है इस फेज की। तो इस फेज को लेकर के देखेंगे तो सिंथेटिक फेज कहेंगे, और ये जो होगा गैप 1 और गैप 2 के बीच का फेज होगा। और इस सिंथेटिक फेज में देयर विल बी रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। मैंने आपको जब सेल साइकिल डिफाइन किया था बस ए फ्यू मिनट्स पहले, तो मैंने आपसे ये कहा था कि सेल साइकिल में एक घटनाक्रम है जिसमें सेल जो होगा वो अपने जीनोम को रिप्लिकेट करेगा। तो जीनोम का मतलब होगा सम टोटल ऑफ द जीन्स, जो टोटलिटी में जो जीन्स हैं किसी सेल के अंदर, उन्हीं को हम लोग जीनोम कहेंगे। और ये इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर सीधी सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब ये होगा कि जो डीएनए होगा दैट डीएनए वुड बी रिप्लिकेटेड, और ये जो रिप्लिकेशन का काम है वो सेल साइकिल के इस फेज में पूरा होगा। लेकिन सिर्फ डीएनए का रिप्लिकेशन ही नहीं होगा, उसके साथ हिस्टोन की सिंथेसिस भी होगी, और उस हिस्टोन के साथ डीएनए एसोसिएट करके न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर कोर पार्टिकल बन गया तो फिर इसका मतलब है कि क्रोमेटिन फाइबर्स भी बनेंगे, एंड दैट विल एक्चुअली लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। और इसकी वजह से आप लेकर के देखिएगा कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो दूसरा एस्पेक्ट आएगा इस फेज के बाद, वो इस फेज के बाद जो मुद्दा आएगा वो मुद्दा होने जा रहा है कि ये जो क्रोमोसोम की बात हमने कही, तो अगर आप लेकर के देखें कि क्रोमोसोम कैसा था, तो वो क्रोमोसोम इनिशियली इस फेज के पहले सपोज वो इस रूप में था। अगर इस फेज के रूप में के पहले देखें तो ये सपोज इस रूप में था, लेकिन अगर ये इस फेज से गुजर गया तो इस फेज से गुजरने के बाद, इस फेज से अगर ये गुजर गया तो इस फेज से गुजरने के बाद आप लेकर के देखिएगा कि अब इसकी स्थिति जो होगी वो कैसी हो जाएगी। इसकी स्थिति जो होगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, डुप्लीकेटेड है। इसी को कहेंगे कि ये डुप्लीकेटेड है, यानी एवरी क्रोमोसोम वुड बी हैविंग 2 क्रोमोनिमाटा, आइदर 2 क्रोमोनिमाटा और 2 क्रोमेटिड्स। उसके बाद 2 क्रोमोनिमाटा होंगे या फिर 2 क्रोमेटिड्स होने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मसला जो उठेगा वो होगा गैप 2 का। तो गैप 2 किसके बीच में होगा? अगर आप वो डायग्राम, आप वेन डायग्राम लेकर के याद करें तो उसमें मैंने आपको अभी ये बात बताई थी कि ये जो होगा इस फेज के अंत, यानी डीएनए रिप्लिकेशन का अंत और एम फेज का प्रारंभ, उसके बीच का जो गैप होगा ये कहा गया। जैसे यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन क्या हुआ, समाप्त हुआ, ये हिस्सा जो होगा वो डीएनए के
रिप्लिकेशन का अंत बता रहा है, और ये पार्ट जो है वो बता रहा है क्या चीज़, तो एम फेज की शुरुआत। तो ये जो बीच का फेज होगा इसी को गैप 2 फेज कहेंगे, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो कंटिन्यू करेगा, एंड ऑल द प्रिपरेशंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर एम फेज, वो सारी तैयारियां जो एम फेज के लिए आवश्यक हैं, ये सारी तैयारियां आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। जो तैयारियां ज़रूरी हैं एम फेज के लिए वो सारी तैयारियां आपको दिखाई पड़ने जा रही हैं, कहाँ पे, इन G2। ओके, अब यहाँ से एक बात और भी उठानी है आपको, और वो तथ्य है कि जो तमाम सेल्स हैं किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उन सेल्स को ब्रॉडली आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर अंडरगोइंग डिवीजन और नॉट। तो देयर विल बी सेल्स विच विल नेवर डिवाइड, ऐसे सेल्स जो कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे उनको हम लोग कहेंगे कि दे आर फुल्ली टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। ऐसी कोशिकाएं जो कभी डिवाइड नहीं करेंगी उनको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, फुल्ली टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। उन्हीं को कहा जाएगा कि ये फुल्ली टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स होने जा रहे हैं। अब रही बात कि ये जो फुल्ली टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होंगे उनमें कौन कौन सेल्स होने जा रहे हैं, तो हम लोगों का उसमें न्यूरॉन शामिल होगा, हम लोगों का न्यूरॉन्स के अलावा हम लोगों का आरबीसी शामिल होगा, उसके अतिरिक्त मसल फाइबर्स भी दिखाई पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसी कोशिकाएं भी हैं जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के बाद डिवाइड करेंगी, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दे आर नॉट गोइंग टू डिवाइड। तो ऐसी कोशिकाएं विच डू नॉट डिवाइड अंडर नॉर्मल कंडीशन, दे विल बी अंडरगोइंग डिवीजन ओनली इन केस ऑफ, वो सिर्फ डिवाइड करेंगे कब, तो ये सिर्फ तब डिवाइड करेंगे जब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा, और इसमें शामिल होने जा रहा है लिम्फोसाइट्स और लिवर सेल्स। और तीसरी कैटेगरी होगी ऐसी कोशिकाओं की विच आर डिवाइडिंग रेगुलरली, जैसे प्लांट में लेकर के देखें मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, एनिमल में लेकर के देखें अगर कोई मेल है तो वहाँ पे आपको स्पर्मेटोगोनिया दिखाई पड़ेगा विच आर अंडरगोइंग डिवीजन वेरी रैपिडली। उसी तरह फीमेल में ओगोनिया वुड बी अंडरगोइंग डिवीजन। तो ओगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया ऐसी कोशिकाएं होंगी जिनमें बहुत तेजी से डिवीजन होगा। अगर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स में हमेशा डिवीजन होने जा रहा है। हालांकि हमेशा की बात करें तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम में होगा, और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो भी डिवाइड करेंगे, लेकिन आफ्टर देयर डेवलपमेंट, जब लेटरल मेरिस्टेम डेवलप होगा तभी उनमें डिवीजन होने जा रहा है। अगला जो एस्पेक्ट आएगा वो अगला एस्पेक्ट होने जा रहा है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। देखो सेल साइकिल में हमेशा 2 ट्रांजिशन, सेल जब सेल साइकिल की घटनाओं को अगर लेकर के देखोगे तो उसमें तुमको ये दिखाई पड़ेगा कि देयर आर 2 ट्रांजिशंस व्हिच आर वेरी एसेंशियल। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि किसी व्यक्ति के जीवन में कौन बड़े ट्रांजिशंस होते हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो 2 बड़े ट्रांजिशंस दिखाई पड़ेंगे। एक, जब बच्चा 10th से 12th की तरफ आता है तो वो उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो साबित होता है। जब 10th से वो 10th से जब वो 12th वाले 11th-12th में शिफ्ट करता है तो वो एक बड़ा ट्रांजिशन है, और वहाँ से जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाएगा तो वो दूसरा बड़ा ट्रांजिशन होगा। तो सेल साइकिल में भी हमेशा आप लेकर के देखिएगा कि 2 ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक ट्रांजिशन जो होगा वो ट्रांजिशन होने जा रहा है G1 से S फेज में, और दूसरा जो ट्रांजिशन होगा वो होगा G2 से M फेज में। एक होगा G1 से S फेज का ट्रांजिशन, और दूसरा होगा transition. Both these transitions are under control of cytoplasmic factors, and they are examples of positive control. पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल में एक ही फर्क होगा कि निगेटिव कंट्रोल कभी भी एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय इनहिबिटिंग ए प्रोसेस, लेकिन अगर क्रिया को प्रारंभ करा के कोई काम अगर हो, किसी चीज़ को अगर रेगुलेट किया जाए तो ये पॉजिटिव कंट्रोल होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो ट्रांजिशंस हैं, दिस ट्रांजिशंस आर एग्जाम्पल ऑफ, बोथ दिस ट्रांजिशंस आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल, और जो फैक्टर्स इसको रेगुलेट कर रहे हैं दिस फैक्टर्स आर साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स हैं वो साइटोप्लाज्म में है, एंड दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ये क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर होने जा रहा है। अब देखोगे कि जो सेल की एंट्री होगी एम फेज में वो हमेशा डिपेंड करता है एक प्रोटीन काइनेज पे, एंड दैट इज नोन एज मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, एमपीएफ जिसे हम लोग कहते हैं, वो होने जा रहा है। और एमपीएफ में 2 कंपोनेंट आपको दिखाई पड़ेगा, वन वुड बी कैटालिटिक
एंड अनदर वुड बी रेगुलेटरी। एक को आप कहेंगे कि ये क्या है, कैटालिटिक है, और दूसरे को आप नाम देने जा रहे हैं कि ये क्या होगा, दूसरे को कहेंगे कि ये रेगुलेटरी सब यूनिट। रेगुलेटरी सब यूनिट को हम लोग कहते हैं, रेगुलेटरी सब यूनिट जो होगा उसको हम लोग साइक्लिन कहते हैं। एन अमाउंट ऑफ साइक्लिन वुड चेंज इन डिफरेंट फेजेज ऑफ सेल साइकिल। उसमें देखोगे कि साइक्लिन की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई, साइक्लिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, देन दैट विल बाइंड विथ कैटालिटिक सब यूनिट, और उसके बाद एमपीएफ, फंक्शनल एमपीएफ वुड बी फॉर्म, और फिर ये ट्रांजिशन होगा। लेकिन साइक्लिन का लेवल अगर नीचे की तरफ रहे, साइक्लिन का लेवल अगर नीचे की तरफ रहे, तो साइक्लिन के लेवल के नीचे होने की वजह से आप पाइएगा कि उसका एसोसिएशन कैटालिटिक यूनिट से नहीं होगा, और नेचुरली ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि ये जो ट्रांजिशंस हैं ये ट्रांजिशंस नहीं होने जा रहे हैं। ये जो ट्रांजिशंस होंगे ये ट्रांजिशंस आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा कंट्रोल सेल साइकिल का है, ये एक बहुत एग्जॉस्टिव हिस्सा है। आपके करिकुलम में, आपके स्तर पे जो बातचीत है उसमें बिल्कुल ही चर्चा नहीं हो, ये ठीक नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री बहुत बेसिक चर्चा, कम से कम इतनी बात आपको ज़रूर जाननी चाहिए। ज़्यादा विस्तार इसमें बिल्कुल ही नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ये ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें काफ़ी एग्जॉस्टिव डिस्कशन टीचर्स के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ को और आप समझने की कोशिश कीजिए। ये ग्राफ आप अगर लेकर के देखें, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे हम लोगों ने जो सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन अलग अलग स्टेजेस में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्राफ की मदद से कि डीएनए कंटेंट में किस तरह का वेरिएशन होने जा रहा है। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, उस वाई एक्सिस में आप देख रहे हैं कि डीएनए कंटेंट को, ये गड़बड़ है जी, डीएनए कंटेंट, तो इसमें आप दिमाग में रखेंगे कि सी वैल्यू एक शब्द हमेशा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं कि डीएनए कंटेंट जो होगा, डीएनए कंटेंट ऑफ ए हैप्लॉइड सेल, डीएनए कंटेंट जो होगा हैप्लॉइड सेल का, ये कांस्टेंट होता है, ये नियत होगा। डीएनए कांस्टेंट होगा, डीएनए कंटेंट जो होगा हैप्लॉइड सेल का, दैट विल बी कांस्टेंट, एंड इट इज रेफर्ड एज, इसी को कहेंगे कि ये क्या है, इट इज रेफर्ड एज सी वैल्यू। तो हैप्लॉइड सेल का डीएनए कंटेंट सी के बराबर हुआ, तो ऑब्वियसली कि सेल अगर डिप्लॉयड होगा तो कितना होगा, 2C होने जा रहा है। और अब किसी डिप्लॉयड सेल को लेकर के देखें तो जब वो जीवन में होगा तो डीएनए कंटेंट उसका 2C होगा। इस फेज में डीएनए अंडरगोज रिप्लिकेशन, इस फेज में डीएनए में रिप्लिकेशन होगा, और इस फेज में जब डीएनए का रिप्लिकेशन होगा तो नेचुरली डीएनए कंटेंट जो होगा वो 4C हो जाएगा। G2 स्टेज में, इस 4C स्टेज में वो रहेगा। और आप याद कीजिए इस फेज में हमने कहा था कि हिस्टोन की भी सिंथेसिस होगी, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कोर पार्टिकल असेंबली होगा, और तब आप देखिएगा कि क्रोमोसोम, देखो बेसिकली क्रोमोसोम की अपीयरेंस प्रोफेज में होने जा रही है, लेकिन हाइपोथेटिकली काल्पनिक तौर पे अगर हम माने कि यहाँ पे क्रोमोसोम है तो वो क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई पड़ेंगे, तो ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके के दिखने जा रहे हैं। जैसे ये अगर हम मान लें कि 4 अलग अलग तरह के क्रोमोसोम हैं तो दे विल लुक लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे इस फेज के अंत में लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि स्टिल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यही होगा, मतलब ये 4 क्रोमोसोम ही वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये जो 4 क्रोमोसोम होंगे उनका स्ट्रक्चर अगर आप लेकर के देखें तो दैट विल डिफर शार्पली। ये प्रत्येक क्रोमोसोम जो है वो क्या है, रिप्लिकेटेड है। ये प्रत्येक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड्स या क्रोमोनीमाटा मौजूद हैं। तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट जो था दैट वाज 2C और नंबर 2N था। यहाँ पे स्टिल नंबर क्या है, 2N है, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो गया है, तो डीएनए कंटेंट इज 4C। G2 में इसी रूप में ये रहेगा। और अगर आप बात करें M फेज की, अगर आप बात करें M फेज की, तो M फेज के केस में आप लेकर के देखिएगा कि ये जो होगा वो 2 डॉटर सेल में बढ़ जाएंगे। तो 2 डॉटर सेल में अगर ये बढ़ गए तो फिर आप लेकर के देखेंगे कि इनकी स्थिति कैसी होगी,
तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। तो नंबर स्टिल 2n रहा, डीएनए कंटेंट लेकिन 2c हो गया, डीएनए कंटेंट जो है वो 2c हो गया। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ेगा। जो क्रोमोसोम्स होंगे उनमें क्रोमोनीमाटा और क्रोमेटिड्स आपको दिखाई पड़ेंगे, यानी क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड होंगे। और वही जब एम फेज से गुजर जाएगा तो एम फेज में इन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स को बांट दिया जाएगा। तो नेचुरली डीएनए कंटेंट में वेरिएशन तो 2c से 4c और फिर 2c दिखेगा, नंबर वुड रिमेन एज सच। लेकिन फर्क यही होगा कि डीएनए रिप्लिकेशन के पहले प्रत्येक क्रोमोसोम जो होगा उसमें सिंगल क्रोमोनीमा या सिंगल क्रोमेटिड होंगे। मैं कह रहा हूं कि प्रोफेज में क्रोमोसोम अपीयर करेगा, पहले नहीं करता। लेकिन हाइपोथेटिकली हम लोग बात करें, अगर क्रोमोसोम होता तो कैसा होता, तो मैंने कहा कि क्रोमोसोम अगर होते तो उसमें सिंगल क्रोमोनीमा या क्रोमेटिड आपको दिखाई पड़ता। लेकिन वहीं पे इस फेज से गुजरने के बाद उसमें 2 क्रोमोनीमाटा या 2 क्रोमेटिड्स जो होंगे दिखाई पड़ेंगे, यानी एवरी क्रोमोसोम वुड बी डुप्लीकेटेड वन। तो ये ग्राफ आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, ये काफ़ी कुछ कन्वे करता है। अब यहाँ से आप आ जाते हैं जिस मुद्दे पे, दैट इज एम फेज। तो एम फेज में हम लोग कहते हैं कि कोई पेरेंट सेल जो होगा वो फिजिकली डिवाइड कर जाएगा 2 डॉटर सेल में। एम फेज में आप पाइएगा कि कोई भी जो सेल होगा दैट विल फिजिकली डिवाइड इनटू 2 सेल्स, वो 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। और ये जो होगा इस पूरी प्रक्रिया में जो जीनोम रिप्लिकेट हुआ था उसका बंटवारा होगा, जो जीनोम रिप्लिकेट किया गया उसका बंटवारा होगा। और उसके साथ साथ आप लेकर के देखिएगा कि जो साइटोप्लाज्म होगा, जो जीनोम रिप्लिकेट किया गया था, जो डीएनए की रिप्लिकेशन हुई थी, या जो डीएनए के द्वारा जो तमाम जीन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उन्हीं को आप, जिसे हम लोग कहते हैं कि सम टोटल ऑफ जीन्स, उसी को जीनोम कहते हैं। तो जो जीनोम था उस जीनोम को क्या किया गया, डुप्लीकेट कर दिया गया, और उसके बाद उसके साइटोप्लाज्म का भी बंटवारा होगा। तो एम फेज में होगा क्या कि जो डुप्लीकेटेड जीनोम होंगे उनको डिवाइड किया जाएगा, लेकिन उनके डिवीजन के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म होगा उसका भी बंटवारा होने जा रहा है। तो ये जो डुप्लीकेटेड जीनोम का बंटवारा होगा ये माइटोसिस होगा, ये न्यूक्लियस के बंटवारे के रूप में देखा जाएगा। और उसके बाद साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, साइटोकाइनेसिस है। और ऑब्वियस है कि माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस, ये दोनों क्रियाएं आपको एम फेज में दिखाई पड़ेंगी। माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस ये दोनों के दोनों एम फेज में होंगे। और जो माइटोसिस हुआ वो न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। जो माइटोसिस होगा दैट विल बी न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म का जो बंटवारा होगा उस बंटवारे को आप नाम दीजिएगा कि ये क्या है, वी रेफर दैट डिवीजन एज साइटोकाइनेसिस। अब रही बात कि हाउ टू डिफाइन इट, तो माइटोसिस को हम लोग हमेशा कहेंगे कि इट्स न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा एक दूसरे से वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अलग किए जाएंगे, और उसके बाद इसकी वजह से 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, एंड एवरी डॉटर न्यूक्लियस वुड बी गेटिंग 1 कॉपी ऑफ, जिसे कहें कि क्रोमोसोम्स, जो प्रत्येक क्रोमोसोम होगा उसकी 1 कॉपी उसमें जाएगी। तो माइटोसिस वुड बी ए न्यूक्लियर डिवीजन, और इस न्यूक्लियर डिवीजन में जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होंगे उन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के को डिवाइड करेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स बनेंगे। और ये डॉटर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के बंटवारे से जो 2 डॉटर क्रोमोसोम्स बनेंगे उनको 2 अलग अलग न्यूक्लियाई में बांट देंगे। तो नेचुरली प्रत्येक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या एक दूसरे के बराबर होगी, एंड एट द सेम टाइम ये संख्या मदर सेल के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स के भी बराबर होने जा रही है। और इस माइटोसिस को हम लोग कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब इसको स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए 4 इसमें फेजेस देखते हैं। और ये जो 4 फेज है उसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है। लेकिन इस पे विस्तार हम लोग अगले दिन करेंगे। आज अपनी चर्चा को यहीं पे मैं विराम दे रहा हूँ। एक बार आप इसको ध्यान से देखें, अपनी बुक को भी कंसल्ट करें, और फिर उसके बाद
इस चर्चा को अगले दिन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि कोई इतना बड़ा गैप फिर नहीं आएगा। थैंक यू, टेक केयर।